क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी क्लास जो है 11 की भारत का भौतिक पर्यावरण में 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पतियां। प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है। इसको आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कितने प्रकार के भारत में वन पाए जाएंगे इसके बारे में डिटेल में दिया गया है, और वनों का लाभ क्या है और भारत में जो है इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, सबको यहाँ पे मैप इस एनसीईआरटी में दिया गया है। मैप के थ्रू मैंने बताने का प्रयास किया है। वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये एनसीईआरटी क्लास 11 के एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर है। नाम है प्राकृतिक वनस्पति। हम लोग इसमें प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पतियां किसे कहते हैं ये आपको याद रखना है। जिसमें मानव का हस्तक्षेप ना हो उसको हम प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां अर्थात कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये हमें देखना है अच्छे से। और वनों का संरक्षण कैसे किया जाता है ये हमें जानना है, और वनों का लाभ क्या है इसको हमें समझना है। यहाँ लिखा है, क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही पार्क गए होंगे, और अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अमरूद या नारियल के बगीचे में गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पतियों में कैसे अंतर करते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पतियां जंगलों में रहती हैं और अपने आप नष्ट होती हैं, अपने आप वो पनपती हैं, जबकि मानव निर्मित जो होती हैं, जो मानव अपने खेतों में और अपने सड़क किनारे आदि लगाते हैं। पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, और जो है वही पेड़ आपके बगीचे में मानव देखरेख में उगाया जा सकता है। तो याद रखना, प्राकृतिक वनस्पतियों में मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है, और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। मतलब कि उसमें वो अपने हिसाब से मिट्टी में अपने हिसाब से जलवायु में ढाल लेती हैं जहाँ जो वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। सबके बारे में डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन और मैंग्रोव और राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस और जो है कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती हैं। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पतियों में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। तो मिट्टी और जलवायु यही वनस्पतियों के विविधता के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। प्रमुख वनस्पति प्रकार और जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो वनों के प्रकार, भारत में वन कितने प्रकार के हैं ये हमें याद रखना है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन। सदाबहार वन किसे कहते हैं? तो उष्ण का मतलब होता है गर्म, कटिबंधीय तो उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ पाया जाता है? तो आप इस मैप पे देखिएगा, उष्ण कटिबंध कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। और याद रखना, उष्ण कटिबंध में ही यहाँ अधिक वर्षा होती है, यहाँ तापमान अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय वन भारत में पाए जाते हैं कहाँ ये हमें देखना है। और उष्ण कटिबंधीय वन को वर्षा वन भी कहते हैं, विषुवतीय वर्षा वन भी कहते हैं, ये भी याद रखना, ये भी भारत में पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब होता है पतझड़ वन होता है। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक आर्द्र और एक शुष्क, इसको हमें पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय जो है कटीले वन पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका मरुस्थलीय क्षेत्रों में। एक पर्वतीय वन पाए जाते हैं, और एक बेलांचली या अनूप वन, जिसे हम मैंग्रोव वन कहते हैं, वो पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन को अनूप वन भी कहते हैं, बेलांचली वन भी कहते हैं, इसे दलदली वन, आर्द्र भूमि आर्द्र वन, ये सब के नाम से जानते हैं। कच्छ वनस्पति कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम आपको डिटेल में एक एक करके बताएंगे। तो भारत में टोटल 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये हमें अच्छे से याद रखना है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लिखा है आगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहां अधिक तापमान हो और जहां अत्यधिक वर्षा होती है, वहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये वन जो है 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, जहां तापमान 22 सेंटीग्रेड से अधिक होता है। अब कहां कहां पाए जाते हैं भारत में ये भी हम बताएंगे। तो लिखा हुआ है, ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में
पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पर, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, पश्चिमी घाट के जो है वन में, इन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और आप इस मैप के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये वन, सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन जहाँ पाए जाते हैं, याद रखना, वहाँ वार्षिक वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और औसत वार्षिक जो तापमान होता है 22 सेल्सियस से अधिक रहता है। तो अधिक तापमान और अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ की पत्तियां कभी गिरती नहीं हैं। उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं, जहां भूमि के नजदीक झाड़ियां और बेलें होती हैं। इनके ऊपर छोटे कंद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। मतलब इसमें कई स्तर पर पेड़ पाए जाते हैं, जिसे आप इस मैप पे यहाँ पर देख सकते हैं कि कई यहाँ पर झाड़ियां पाई जाती हैं, कई वन पाए जाते हैं अलग अलग तरीके से। उनकी ऊंचाई कहीं कम होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, और इनकी पेड़ की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, इन वनों की वृक्षों की लंबाई जो है वो 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है। इसीलिए वर्ष भर ये हरे भरे देखे जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पतियां कौन कौन सी हैं, तो रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी, ये प्रमुख वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, तो सदाबहार वन में पाई जाती हैं। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये आपको बताना होगा। इसके अलावा इसमें हमें ये याद रखना है कि कितना तापमान होना चाहिए, कितना वर्षा होनी चाहिए, ये आपको नोट करना है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम इन सदाबहार वनों को देखें तो मैप पे हम देख सकते हैं, ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, और ये आपका जो है लक्षद्वीप है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर। और इसके अलावा आपका जो है ये पूर्वोत्तर भारत में ये जो है वनस्पतियां सदाबहार बन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा होता है और यहाँ वर्षा भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा है आपका अर्ध सदाबहार वन, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उसी के आसपास ही पाए जाते हैं। तो लिखा है कि अर्ध सदाबहार वन उन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और अर्ध जो है पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप होते हैं। इसमें मुख्य रूप वृक्ष कौन होते हैं, तो साइडर, होलक और कैल। यही क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था कि ये जो है पेड़ किस प्रकार की वनस्पतियों में पाए जाते हैं। आगे लिखा है, अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे, क्योंकि जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे तो उन्होंने लकड़ियों का इस्तेमाल रेलवे में और इमारतों को बनाने में किया था, इसलिए वो वनों के महत्व को समझते थे, और इसीलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू किया। इससे वनों की संरचना भी बदलती गई। गढ़वाल और कुमायूं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगाए गए, और रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, कॉफी, रबड़ और बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। याद रखना, हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने चाय, कॉफी और रबड़ के खेत जो है बागान लगाने के लिए हमारे वनों को नष्ट भी किया। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, लकड़ी को ऊष्मा रोधक होती थी, इसीलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया, जो मैंने आपको बताया था। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू किया गया था। किसके समय में, अंग्रेजों के समय में। अगला वन है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसे हम पतझड़ वन कहते हैं, इसे हम मानसूनी वन भी कहते हैं। जब मानसून आता है तब ये हरे भरे होते हैं, इसीलिए इसको हम मानसूनी वन कहते हैं। और याद रखना, इसी समय ये जो है हरे भरे होते हैं, लेकिन जैसे ही ठंडी का मौसम खत्म होकर के गर्मी का मौसम आपका मार्च अप्रैल में शुरू होता है, तो बसंत आता है और ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो इसको हम पर्णपाती इसीलिए कहते हैं। तो लिखा है, भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो याद रखना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को ही मानसूनी वन कहते हैं। भारत में सबसे अधिक यही वन पाए जाते हैं, ये याद रखना, और सबसे अधिक इनका आर्थिक महत्व भी इन्हीं का होता है। तो इससे क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। तो इसको हम पहले मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, आर्द्र और शुष्क किसे कहते हैं। तो आप यहाँ मैप देख सकते हैं, जहाँ पे बंगाल की खाड़ी जब मानसून आता है तो ये आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका बिहार, ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और आपका तराई क्षेत्र में यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है मानसून की, इसलिए यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और जो ये वाला क्षेत्र है ये आपका शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती दोनों प्रकार के वन यहाँ पर मिलते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन
उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद मतलब तराई क्षेत्र में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर उड़ीसा में उगते हैं। सागौन, साल, शीशम, ठीक है, शीशम। इसके अलावा जो है हुर्रा, महुआ, आंवला जो है, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना, चंदन पूछा जाएगा, चंदन वृक्ष किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं किसमें? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे, सूक्ष्म पर्णपाती वन उन देश के उन विस्तृत भागों में पाए जाते हैं जहां 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आर्द्र की ओर ये वन जो है आर्द्र पर्णपाती और सूक्ष्म क्षेत्रों की ओर ये कांटेदार वनों में मिलते हैं। ये वन प्रायः प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों में और जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानी भागों में ये वन जो है पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं, जहां पर सागौन और अन्य पेड़ों के बीच में हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुष्क होते ही इन जो है पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदुआ जो होता है, पलास होता है, जो अमलतास होता है, बेल, खैर और जो है अक्सल वुड नामक इत्यादि पेड़ पाए जाते हैं। तो इन पेड़ों को आपको याद रखना है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पतियां बहुत ज्यादा विरल हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पशुओं को चरा जाता है, इसलिए वनस्पतियां नष्ट हो गई। नेक्स्ट है आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो कांटेदार वन ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो है पेड़ों में झाड़ियां पाई जाती हैं जो उसमें कांटे मिलते हैं और पत्तियां छोटी होती हैं, और इसे हम मरुस्थलीय वन भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो हमारा जो मरुस्थल है वहां पर ऐसे ही वन पाए जाते हैं। आप इस मैप पे यहाँ पर देख भी सकते हैं। आगे लिखा है इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियां शामिल हैं। इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब जो है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों में पौधे जो है लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं, मतलब पर्ण रहित मतलब पत्ती रहित रहते हैं और झाड़ियां जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य वनस्पतियों में बबूल है, बेर है, खजूर है, खैर है, नीम है, खेजड़ी है, पलास है, ये सब पेड़ इसमें पाए जाते हैं। और इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी कुछ घास भी होती है। तो यहाँ घास नुमा जो है झाड़ियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। आप इस मैप पे देख सकते हैं कि ऐसे ही कांटेदार वन पाए जाते हैं, और आप इस मैप पे भी देख रहे हैं, इसमें भी कांटेदार वन आपको दिखाए गए हैं। आगे लिखा है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पहले आप इसको मैप पे देखिएगा। पर्वतीय वन आपको ये पाए जाते हैं, आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं कि पर्वतीय वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखिएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड और आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ही हिमालय जो क्षेत्र है वहीं पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और पर्वतीय वन में कौन कौन सी लकड़ियां होती हैं ये हमें याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लिखा है पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय और दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो हिमालय के जो ऊंचाई पे जहां बर्फ का क्षेत्र होता है वहां टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं, और टुंड्रा वनस्पतियों में बहुत ज्यादा जो है घास वास होती है, कुछ फूलों के पौधे पाए जाते हैं। हिमालय के गिरिपाद मतलब हिमालय के तराई पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। याद रखना, जो आपका तराई क्षेत्र है। इसके बाद 1000 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, तो ऊंचाई पे जब हम पहाड़ों की ऊंचाई पे जाएंगे ऐसे, तो सबसे पहले जो है पतझड़ वन पाए जाएंगे, पतझड़ वन के बाद शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो शंकुधारी वन पाए जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो टुंड्रा वन पाए जाएंगे। तो ऊंचाई के अनुसार यहाँ वनों का वर्गीकरण बदल जाता है, जैसा आप इस मैप पे देख भी सकते हैं। आगे लिखा है जो है कि उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखला और पश्चिमी बंगाल और उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पौधे चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो पहाड़ों में जो वन पाए जाते हैं उसमें ओक और चेस्टनट ये 2 प्रकार के वन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है
इस क्षेत्र में लगभग 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। तो चीड़ के वन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको ऊंचाई पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ये पर्वतीय वन का एक प्रकार है, और इसी से तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिससे पेंट जो है पेंटिंग में काम आता है। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुत जो बहुमूल्य मूल्य प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। तो देवदार के वन कहाँ पाए जाते हैं, भी हिमालय में पाए जाते हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं, और देवदार की लकड़ी काफी मजबूत होती है, और इसका निर्माण जो है अलग अलग कार्यों में किया जाता है। इसी तरह का एक पेड़ होता है चिनार, जो है चिनार नामक जो पेड़ होता है, और वालन, इसकी लकड़ियां कश्मीरी जो है हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती हैं, और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ये पाए जाते हैं। बेलू पाइन और जो है स्नूप जो है ये 2250 से लेकर के 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और इस ऊंचाई पर अन्य कई स्थानों पर शीतोष्णकटिबंधीय घास भी पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दून कहते हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। तो सबसे ऊपर कौन से वन पाए जाते हैं, तो एल्पाइन वन पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम एल्पाइन या जो है टैगा वन कहते हैं। और 3000 से लेकर 4000 की मीटर की ऊंचाई पर जो है सिल्वर फर और जूनिफर, पाइन, वर्च और जो है रोडोडेक्स्टान जैसे आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो याद रखना, ऊंचाई के साथ वनों में अलग अलग पेड़ पाए जाते हैं। सबको ऊंचाई के अनुसार यहाँ पर जो मैप दिया गया है इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऊंचाई के आधार कौन कौन से वन पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ जो वन पाए जाते हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जनजातियां पाई जाती हैं जो ऋतु प्रवास करती हैं। जब वहाँ बर्फ बहुत गिरती है तो ये मैदानों में आ जाती हैं, और जब मैदानों में गर्मी होती है तो पर्वतों पर चली जाती हैं। तो यहाँ लिखा भी है, ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भुटिया इन चारागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। तो ये चारों जनजातियां कैसी हैं, ऋतु प्रवास करती हैं, ये हिमालय में रहती हैं। ये भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे है, शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है, और अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मांस और लाइकन आदि भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो टुंड्रा वनस्पति में दो पेड़ प्रमुख है, एक आपका मांस है, एक आपका लाइकेन है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट में, विंध्याचल में और नीलगिरी की पर्वत श्रृंखलाओं में। तो पश्चिमी घाट में जो पर्वतीय वन पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि पश्चिमी घाट काफी ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में कमी हो जाएगी, तो वहां पर कैसे वन पाए जाएंगे, वहां भी पर्वतीय वन पाए जाएंगे। तो दक्षिण भारत में 3 जगह पर पश्चिमी घाट, विंध्याचल और आपका नीलगिरी पहाड़ी पर ऐसे वन पाए जाते हैं। क्योंकि ये श्रृंखलाएं जो है उष्णकटिबंध में पड़ती हैं, और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 से मीटर से अधिक होती है। इसीलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो है शीतोष्णकटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो आपका जो पहाड़ियां काफी ऊंची होती हैं। आगे है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पाली पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को सोलास कहते हैं, इसे हम सेल्वास कहते हैं, वैसे सोलास कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आपका नीलगिरी का क्षेत्र है, अन्नामलाई का क्षेत्र है या पालनी पहाड़ी का क्षेत्र है, आप इस मैप पे यहाँ देख भी सकते हैं, ये आपका ये कहाँ कहाँ पर है, तो दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में है। इस वन को क्या कहते हैं, तो इसे हम सोलास या सेवाल वो जो है 16 वन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, 16 वन भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में जो है मगलोनिया, लेरेल, सिनकोना और जो है वो जो है वेटल आर्थिक महत्व के हैं। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रृंखलाओं में भी पाए जाते हैं, और मलेरिया की जो दवा बनती है वो सिनकोना की छाल से बनती है, जो इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। अगला है आपका बेलांचली वन या अनूप वन। तो बेलांचली वन, अनूप वन को याद रखना, इसे हम मैंग्रोव वन कहते हैं, गरान वन कहते हैं, इसे हम आर्द्र भूमि वन कहते हैं, दलदली वन कहते हैं, कच्छ वनस्पति कहते हैं। ये हमारे देश में पाई जाती है। तो लिखा है, भारत में विभिन्न प्रकार की आर्द्र और अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती होती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है, आर्द्र मतलब दलदली भूमि है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के जो है अधिवेशन, रामसर अधिवेशन के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र किए गए हैं, ठीक है।
आगे लिखा है हमारे देश की आर्द्र भूमियों को 8 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है दक्षिण में आपका दक्कन पठार के जो है जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय जो है क्षेत्र के लैगून वन, राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे पानी वाली भूमि, गुजरात राजस्थान से के पूर्वी केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताजा जल वाली झीलें और जलाशय, भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि और लैगून, चिल्का झील आदि, गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र पाए जाते हैं। ये सब दलदली क्षेत्र है भारत के, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान और उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय गिरिपाद के कच्छ और अनूप क्षेत्र हैं। कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियां हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों और मैंग्रोव वन और दूसरे आदि क्षेत्र हैं। इन सब क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ये सब दलदली क्षेत्र हैं। यहाँ पर मैंग्रोव, लवण, कच्छ और ज्वारीय, सकरी खाड़ी और पंख मैदानों और ज्वारनद मुख के तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। तो ज्वारनद मुख इन सब क्षेत्रों में और आपका डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन को हिंदी में गरान वन कहते हैं। आगे यहाँ लिखा है, आप यह मैंग्रोव वन को मैप पे देख भी सकते हैं। लिखा है इसमें से बहुत से लवण और ना प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। मतलब ये है कि मैंग्रोव वन वहीं हो सकता है जहां पर जो है जल खारा होता है। आगे लिखा है बंधे जल व ज्वारीय प्रवाह की सक्रिय खाड़ियों में जो आड़े तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। आगे लिखा है भारत में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं और इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। तो याद रखना, जिससे अगर हम मैप के माध्यम से समझे तो आपका जो ये महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इनके डेल्टाई भागों में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और ये मैंग्रोव वन यहाँ क्यों लगाए जाते हैं झाड़ी नुमा, आप मैप पे देखें, यहाँ पे झाड़ी नुमा मैंग्रोव वन लगे हैं। तो ये क्या करते हैं, चक्रवात की स्पीड को कम कर देते हैं। इसके अलावा ये मिट्टी को संरक्षित करते हैं। इसके अलावा ये जो सुनामी अगर आ सकती कभी अगर आए तो उसके प्रभाव को रोक सकते हैं। यहाँ के पर्यावरण को अच्छा करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतुओं का निवास स्थान भी मैंग्रोव वन होता है। इसीलिए तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन लगाए जाते हैं। और इस बार 2023 में जो 23-24 के बजट में मिष्ठी योजना भी शुरू की गई थी, जो है मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए। आगे लिखा है इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। तो इनका संरक्षण के लिए ही ये योजना शुरू की गई थी। अब आप इस मैप पे भी यहाँ देख सकते हैं, दोनों मैप पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए झाड़ी नुमा है बिल्कुल, इनके जो है जड़ें जो है बहुत गहरी तक होती हैं और ये मिट्टी को रोक के भी रखती हैं। ये भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे यहाँ लिखा है जो है वन संरक्षण क्या होता है, तो वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो लिखा है वनों का जीवन पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। इन वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लगभग वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। तो हमारे यहाँ वन नीति 1988 में संशोधित की गई थी और पहली वन नीति 1952 में लाई गई थी और हमारे यहाँ वनों के विस्तार को आगे बढ़ाया गया। आगे लिखा है इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देती है। सतत पोषणीय मतलब सतत विकास के माध्यम से वनों के विकास पर बल देती है, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण और विकास किया जाए और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। ठीक है, जो वहाँ जनजातियां पाई जाती हैं। आगे लिखा है इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या क्या है, देश में 33% भाग पर वन लगाना। तो इस जो नीति लाई गई थी 1988 में, इसमें यह कहा गया था कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 33% वन होना चाहिए। अभी वर्तमान में लगभग 24% वन है। इसको बढ़ा के 33 करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अभी कम है। ठीक है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना, देश के प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक जो है पुल का संरक्षण करना, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना और बाढ़ और सूखा को नियंत्रित करना, और निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी मतलब निम्नलिखित भूमि मतलब हो गया जहाँ पे जो भूमि उपजाऊ नहीं है, ठीक है, वहाँ सामाजिक वानिकी और वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना और वनों की उत्पादकता बढ़ा करके वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को जो है इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध कराना।
ये सब वन नीति का उद्देश्य है। और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को उपयोग में लाना। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों का दबाव कम हो सके। जो है इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए। तो हमारे यहाँ जो 1988 में वन नीति आई थी संरक्षण की, उसके द्वारा क्या किया गया, तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया गया। तो सामाजिक वानिकी में क्या क्या होता है, तो सामाजिक वानिकी के 3 घटक होते हैं। पहला होता है कृषि वानिकी, दूसरा होता है आपका शहरी वानिकी, और तीसरा होता है आपका ग्रामीण वानिकी। तो जब तीनों क्षेत्रों में वन लगाते हैं तो इसको हम एक साथ कहते हैं सामाजिक वानिकी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा और ऊसर भूमि का वनारोपण करना। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म अर्थात कृषि वानिकी। तो अगर पूछा जाए आपसे कि सामाजिक वानिकी के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। जब शहरों में पेड़ लगाए जाएं, गाँव में पेड़ लगाए जाएं और कृषि में खेतों में पेड़ लगाए जाएं तो उसे हम सामाजिक वानिकी कहते हैं। यहाँ लिखा है शहरी और उसके इर्द गिर्द निजी और सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जंगल जगह मतलब औद्योगिक और व्यापारिक स्तरों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि मतलब वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। तो कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य और बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना। ठीक है, इससे क्या होता है, पर्यावरण को फायदा होता है, किसानों को भी लाभ होता है। इसका अभिप्राय है कि वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। और समुदाय जो है वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चारागाह भूमि मतलब मंदिर भूमि, सड़कों के किनारे, नहर किनारे, रेल पट्टी के साथ जो है पटरी और विद्यालय में पेड़ लगाना शामिल है। तो जहां जहां पेड़ लगाए जाते हैं इसे हम सबको क्या कहते हैं, कृषि वानिकी के अंतर्गत रखते हैं। आगे है इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना होता है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य भूमिहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना और इससे उन्हें वह लाभ पहुंचाना जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, और अगला है आपका फार्म वानिकी। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले और या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग जो है इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों के मेड़ हो गए, चारागाह हो गया, घास स्थल हो गया, घर के आसपास पड़ी खाली जमीन हो गई और पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम सामाजिक वानिकी कहते हैं। इसके अलावा क्या किया गया, वन्य प्राणी, जो हमारे वन्य प्राणी होते हैं, तो आपने चिड़ियाघर में पिंजड़ों में जंतु और दोनों मतलब पक्षी दोनों देखे होंगे। भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर हैं जो आजकल खत्म भी हो रहे हैं, इसलिए उनको संरक्षण की जरूरत होती है। यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती हैं। दूसरे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। तो हमारे यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र इतना विविध है, इसी कारण हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। आगे लिखा है जिन्हें हमने युगों में से संरक्षित रखा है। समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्र के आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुए और परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या काफी कम हो गई। कुछ जैव प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पर हैं। वन प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो आज हम हमारे यहाँ जो वन प्राणी नष्ट हो रहे हैं उनके नष्ट होने के कारण क्या है ये भी हमें जानना है। तो लिखा है पहला कारण क्या है कि जो है औद्योगिकी और तकनीकी विकास के कारण वनों का दोहन गति तेज हो गई है और जब वन नष्ट हो जाएंगे तो उसमें पाए जाने वाले वन्य जीव भी नष्ट हो जाएंगे। और हमारे यहाँ जब से औद्योगिकरण और तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है वनों कटाई तेजी से हो रही है। दूसरा है खेती, मानवीय बस्ती और सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए जमीन से वनों को साफ किया जा रहा है, इससे हमारे वन नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने जो है चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों के पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ गया। इसके अलावा पालतू पशुओं के लिए नए चारागाहों की खोज में मानव ने अन्य वन जीवों और उनके आवासों को नष्ट कर दिया। इसके अलावा रजवाड़ों और संभात वर्ग ने शिकार को कीड़ा बनाया, मतलब हमारे जो देश के राजा होते थे वो जानवरों का शिकार करते थे, ये भी एक समस्या थी। आगे लिखा है व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जा रहा है। जंगलों में आग लगना भी
वन और वन प्राणियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो गया, जिससे कई प्रजातियां नष्ट हो जा रही हैं। तो जंगलों में आग लगना भी जो है हमारे देश में वनों के संरक्षण को एक बहुत बड़ा चुनौती के रूप में देखा जाता है। आगे लिखा है, यह महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय और जो है विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने और जो है पारिस्थितिकी पर्यटन जो है इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन प्राणियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो हमारे यहाँ जो जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है? तो पहला है भारत में जो है वन्य प्राणी संरक्षण। इसके लिए क्या किया गया है? लिखा है, भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक इत्यादि की कहानियां हमारे वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। देखा होगा हमारे यहाँ एक जंगल बुक में मोगली नामक जो है धारावाहिक पहले आता था, जो है आपको देखा होगा बचपन में, तो उसमें वनों के संरक्षण की बात की जाती थी। पंचतंत्र की कहानियों में भी ऐसा होता था। ठीक है, इनका युवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। वन प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ। ठीक है, तो वन प्राणी अधिनियम कब पास किया गया? 1972 में, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। ठीक है, उस अधिनियम के दो उद्देश्य हैं। पहला, अधिनियम के तहत अनुसूची में जो है सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को जो है सुरक्षा प्रदान करना और नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसके अलावा इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया। अगर वन्य जीवों को आप मारते हैं तो आपको कठोर जो है सजा का प्रावधान भी इसमें किया गया। इसके अलावा इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने और संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान भी किया गया। देश में 103 नेशनल पार्क हैं, वर्तमान में 106 नेशनल पार्क हैं और जो है 563 वन्य जो है प्राणी अभय वन हैं, जिसे हम अभयारण्य कहते हैं। आगे लिखा है, वन प्राणी संरक्षण का दायरा काफी बड़ा है और इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित हैं। यद्यपि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हर व्यक्ति इसका महत्व समझे और अपना योगदान दे। यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल योजना जो है उसका नाम क्या है, जो है MBP, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। क्या कदम उठाया है? पहला, टाइगर रिजर्व। हमने टाइगर प्रोजेक्ट के तहत 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया। 1992 में हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया। जैसी विशेष योजनाओं को शुरू किया है इन जातियों के संरक्षण के लिए और उसके आवास को बचाने के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत जो है इसमें से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की संख्या का स्तर बनाए रखना है, जिससे वैज्ञानिक जो है सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी मूल्य बनाए रखे जा सके। इसे जो है प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा, जिसका लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फायदा होगा। शुरू में यह योजना 9 बाघ निकायों मतलब बौ जो है जब हमारे यहाँ इसको शुरू किया गया था तो 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। ठीक है, और अब जो है इसमें 50 लगभग अभी समय वर्तमान में अगर देखा जाए तो 56 टाइगर रिजर्व वर्तमान में भारत में हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो उस समय तो इतना था, आज इसका क्षेत्रफल काफी ज्यादा है। आगे लिखा है, 18 राज्यों में व्याप्त है। देश में बाघों की संख्या 2006 में कितनी थी? तो याद रखना 1411 बाघ थे, जो 2020 में जो है 2967 बाघ हो गए थे। अब वर्तमान में कितने बाघ हैं? तो अब बाघों की संख्या लगभग हो गई है 3500 से ज्यादा बाघ हो गए हैं। विश्व की कुल बाघ जनसंख्या का 70% केवल भारत में पाया जाता है। यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परंतु फिर भी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है, मतलब वहां अन्य जीवों का भी संरक्षण होता है। बाघों की संख्या का स्तर तभी ऊंचा रह सकता है जब पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों और इसकी जो है भोजन कड़ी को बनाए रखा जा सके, मतलब वहां पर शाकाहारी जंतु भी हो जिसको वो खा सकें। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजनाएं जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना, यह आपका कहाँ चलती है? जम्मू कश्मीर में। हंगुल एक हिरण की प्रजाति है। हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना आदि भी चलाई जा रही है इन अलग अलग जीवों को बचाने के लिए। अब आते हैं जैव मंडल जो है निचय। जो जैव मंडल निचय है इसको हम कहते हैं बायो रिजर्व केंद्र। तो भारत में वर्तमान में 18 बायो रिजर्व
केंद्र हैं? तो लिखा है जीवमंडल जो है निचय विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम मैब के अंतर्गत मान्यता दी गई है। ठीक है, जो इन्हें 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला क्या है, भारत में 18 जैव निश्चय हैं वर्तमान में, इनमें से 12 जो है किसमें शामिल हैं, मैप प्रोग्राम है यूनेस्को के। ठीक है, यूनेस्को द्वारा जीव मंडल निश्चय विश्व के नेटवर्क में मान्यता प्राप्त दिया गया है, उनको मतलब संरक्षण दिया गया है। यहाँ लिखा भी है जो जैव बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं उसका पहला काम है संरक्षण, जैव विविधता को बनाए रखना, दूसरा पर्यावरण के साथ उसका मेलजोल बनाए रखना और तीसरा अनुसंधान को बढ़ावा देना। ये 3 उसका उद्देश्य है। अब यहाँ देख सकते हैं भारत में वर्तमान में कितने जो है आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो टोटल 18 है। पहला कहाँ है, नीलगिरी, नीलगिरी में पहला है आपका। तो नीलगिरी कहाँ पर है, तो नीलगिरी 3 राज्य में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। ठीक है, आप ये देखो लिखा भी है। दूसरा है नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पर है, ये आपका जो है उत्तराखंड में है। नोकरेक ये कहाँ है, आपका मेघालय में है। मानस कहाँ पर है, आपका असम में है। सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो आपका यह तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार कहाँ है, ये निकोबार अंडमान निकोबार में है। सिमलीपाल कहाँ है, ये आपका उड़ीसा में है। डिब्बू सुखोया कहाँ है, ये आपका असम में है। दिहांग दिबांग कहाँ है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी कहाँ है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा कहाँ है, ये आपका सिक्किम में है। अगस्त्यामलाई कहाँ है, आपका केरल में है। अचन कमार अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। इसके अलावा अगर आपको देखा जाए तो कच्छ वनस्पति का मतलब कच्छ कहाँ है, आपका बायो रिजर्व या गुजरात में है। ठंडा रेगिस्तान आपका हिमाचल प्रदेश में है, इसे हम कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। और शेषांचलम कहाँ है, ये आपका जो है आंध्र प्रदेश में है। और पन्ना कहाँ है, ये सबसे लास्ट बनाया गया, तो ये मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित है। अब इनको अगर हम मैप के थ्रू देखें तो यहाँ पे मैंने मैप पे दे दिया है, आप मैप के थ्रू भी याद कर सकते हैं कि किस राज्य में कौन सा है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं सबको मैप के थ्रू यहाँ भी दिया गया है, तो आप ये मैप पे आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि मैप पे कौन कौन से हैं। तो कुछ तो यहाँ पे दे दिया गया है, बाकी जो चीजें नहीं दी गई हैं मैंने आपको मैप पूरा दिखा दिया है, उसको आप देख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है चंदन वन किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं। देखो मैंने आपको बताया भी था, तो ये याद रखना किस प्रकार के वन के उदाहरण है, पर्णपाती वनों के। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू किए गए हैं, तो ये शुरू किए गए हैं किसके लिए, बाघ के शिकार से बचाने के लिए। नंदा देवी जैव रिजर्व ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कितने भारत के जैव मंडल निश्चय यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, तो ये कितने शामिल किए गए हैं, इस समय वर्तमान में याद रखना 12 शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसमें अब वर्तमान में 12 हो गया है। वन नीति के अनुसार वर्तमान में भारत में कितने % वन होना चाहिए, 33% वन होना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया है। फिर भी कहीं आपको डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के एनसीईआरटी क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।